एक्सरसाइज 10 के इस वीडियो में आपको बताऊं सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल जैव नियंत्रण कारक के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। यानी माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में करते हैं। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कृषि यानी कृषि से अधिक पैदावार की उम्मीद रखते हैं, अच्छे पैदावार हो, अच्छी फसल की उन्नति हो, इसके लिए अलग अलग तरह के खेतों में चीज आने वाले खरपतवार है या किसी भी तरह का पीड़क है या किसी भी तरह का रोगजनक है, अन्य कोई भी तरह का हानिकारक जो भी जीव है जो कि कृषि उत्पादन को रोकता है, इन्हें अगर अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा अगर नियंत्रण किया जाता है तो उसको कहते हैं जैव नियंत्रण। क्या कहते हैं? जैव नियंत्रण यानी बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल। यानी आपसे कोई पूछता है जैव नियंत्रण क्या है, सिंपल सा कहते हैं हानिकारक रोगजनक या पीड़क या कीट का अन्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा नियंत्रण किया जाना जैव नियंत्रण किया जाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। और इसमें जो प्रयुक्त होते हैं अन्य जीव सूक्ष्म जीव उनको कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स यानी कि जैव नियंत्रण कारक कहते हैं। आइए मैं एक एक करके इस कारक का जानकारी दूं। बायो हर्बिसाइड्स की मैं बात करूं यानी जैव नियंत्रण कारक में पहला ग्रुप मैंने लिया है जैव तृणनाशी को बायो हर्बिसाइड्स कहते हैं। नाम से पता चल रहा है तृणनाशी खरपतवार वीड्स यानी ऐसा सूक्ष्म जीव जो खरपतवार का नियंत्रण करता है उन्हें आप बायो हर्बिसाइड्स कहते हैं। इसके अंतर्गत कैसे कैसे आते हैं वो उदाहरण के रूप में मैंने प्रस्तुत किया। पहला फाइटोप्थोरा पामिफ्लोरा एक प्रकार का ये कवक है और ये कवक से उत्पन्न होने वाला जो उत्पाद है उसको कहते हैं माइको हर्बिसाइड्स। इसका इस्तेमाल जब होता है तो नींबू के बगीचे में व्हाइट उजला तरह खरपतवार उगता है उसको कहते हैं मिल्कवीड वाइस। इसका नियंत्रण करता है माइको हर्बिसाइड्स। किससे उत्पत्ति होती है? फाइटोप्थोरा पामिफ्लोरा से। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है कॉकनियल कीट जिसको कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम बायोलॉजिकल नेम भी कहा जाता है। एक प्रकार का कीट है ऑर्थोपोडा संघ का ये जीव है। ये खास करके खेतों में कटैया जिसको ओपेंसिया कैक्टस कहते हैं इसकी वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसी तरह से मैं बताता हूँ जैव कीटनाशी के बारे में। जैव कीटनाशी दूसरा ग्रुप है जिसमें स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कीटनाशी अर्थात वैसे सूक्ष्मजीव जो कीट पीड़क इत्यादि इन सब का नियंत्रण करता है उनको आप इस ग्रुप में रखते हैं। इसमें कई तरह के एक एक करके बताऊं। सबसे पहला लेडी बर्ड बीटल, इसको लेडी बग भी कहा जाता है। ये खास करके पादप पीड़क एफिड्स जो छोटे छोटे संरचना वाले पीड़क होते हैं एफिड्स का नियंत्रण करता है। दूसरा एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाइज। ये हानिकारक मच्छरों का नियंत्रण करता है इसीलिए इसको मॉस्किटो हॉक भी कहा जाता है। तीसरा है ट्राइकोडर्मा, एक प्रकार का कवक है जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है। पेड़ पौधे के जड़ों में उपस्थित रोगजनकों को ये नुकसान पहुंचाता है, पादप के रोगजनकों का नियंत्रण करता है। चौथा है प्रेइंग मैंटिस। ये आपके ग्रास होपर की तरह दिखता है लेकिन प्रेइंग मैंटिस अलग तरह का कीट है। ये खास करके मॉथ्स, रॉचेज यानी कॉकरोच ग्रुप का कहलाता है। फ्लाइज, मक्खियां, एफिड्स ये सब का नियंत्रण करता है। आइए कुछ जीवाणु का भी इसमें चर्चा करूं। आइए मैं एक जीवाणु की बात करूं। बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु है। इससे एक प्रोटीन टॉक्सिक पदार्थ यानी प्रोटीन प्रकृति के विषाक्त पदार्थ का स्रावन होता है जिसको थुरियोसाइड्स कहते हैं। और यह थुरियोसाइड्स विषैला पदार्थ कीट पीड़क बीटल्स इत्यादि का आराम से नियंत्रण कर सकता है, उसे नष्ट करता है। इस तरह के जो जीवाणु के बीजाणु यानी कि स्पोर्स होते हैं इनसे भी इंसेक्टिसाइडल क्राइक प्रोटीन उत्पादित होता है जो खास करके कीट का जो लार्वा होता है, कीटों का लार्वा उसको नष्ट करता है। यानी ये भी जैव नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। वायरस के बारे में चर्चा करूं। बैक्टीरियोवायरस एक प्रकार का रोग कारक हानिकारक विषाणु है। इसके बारे में कहा जाता है ये कीट पीड़क और ऑर्थोपोडा पीड़क को नष्ट करता है। इसमें विशेष तरह के न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो नामक विशेष तरह का बैक्टीरियोवायरस है जो कि आलू बीटल्स, एफिड्स, मक्का वेदक पीड़क ये सब का नियंत्रण करता है। ऐसा एक और विशेष तरह का इंटरमोपॉक्स वायरस है। ये भी विशेष तरह का बैक्टीरियोवायरस है जो ग्रास होपर का नियंत्रण करता है। ये कुछ और भी विशेष तरह का बताऊं। कुछ विशेष तरह का जैव नियंत्रण कारक के रूप में कुछ इस्तेमाल होता है अलग अलग तरह के
उसको भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक बड़ा फेमस है जाइगोग्रामा बायोक्लोराटा, ये बीटल होता है एक प्रकार का, इसे मैक्सिकन बीटल के नाम से भी जाना जाता है। और यह खास करके गाजर घास, आपने देखा हो गेहूं के फसल जब उगते हैं उस जगह पर आप देखते होंगे नन्ना नन्ना छोटे छोटे व्हाइट तरह के फूल वाले पौधा उगने लगता है, जिसको खरपतवार, जिसको किसान लोग उसको अलग निकोनी करके हटाते हैं। उसको गाजर घास कहते हैं क्योंकि उनकी पत्तियां गाजर के पत्ते की तरह होती है। ये उनका पार्थेनियम वीड्स कहा जाता है बायोलॉजिकल नेम। इसका नियंत्रण इसके द्वारा होता है, जाइगोग्रामा बायोक्लोराटा के द्वारा। दूसरा चीज मैंने दिखाया है अल्टरनेरिया इकॉर्निया, एक प्रकार का कवक है। ये जल में फैलने वाले वाटर हाइसेंथ जलकुंभी को आपने देखा होगा, उसका नियंत्रण करता है। पक्सिना कॉन्ट्रेनिया, ये भी एक प्रकार का कवक है। ये स्केलेटन वीड्स, यानी कि आपने देखा होगा रेलवे के बगल बगल, पटरी के बगल बगल कई तरह के एकदम पतला पतला, एकदम खूब छोटे छोटे हाइट के झाड़ी नुमा संरचनाएं, एकदम पतला पतला शाखा की तरह से काफी फैला हुआ रहता है, उसको स्केलेटन वीड्स कहते हैं। इसका नियंत्रण करने में कार्य करता है। ट्राइकोग्रामा पैरासिटोइड्स, ये खास करके कपास, गन्ना, दलहनों के जो रोगजनक होते हैं उनका नियंत्रण करता है। ऐसे ही और भी जैव नियंत्रण कारक है। एज एग्जाम्पल एजाटिलोक्रिटेन, जिसका कि नीम से उत्पादन किया जाता है। रोटिनॉन, जिसको कि मिश्रित कंद, जिसको आप जानते हैं जिकामा, उससे इसका उत्पादन होता है। पारिथ्रिन, जिसको गुलदाउदी पौधे के शीर्ष भाग से उत्पादन किया जाता है। ये सब भी जैव नियंत्रण कारक के रूप में इस्तेमाल होता है। मैंने आपको सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल जैव नियंत्रण कारक के रूप में बताया। आइए मैं आपको बताऊं आईपीएम के बारे में। आईपीएम, आई फॉर इंटीग्रेटेड, पी फॉर पेस्ट, एम फॉर मैनेजमेंट। खास करके इसको हिंदी में एकीकृत कीट प्रबंधन कहते हैं। आईपीएम एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग पर्यावरण के खतरा को कम करते हुए अनेक प्रकार के कीट समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे प्रक्रिया को आईपीएम कहा जाता है। इसका उपयोग मैन्य रूप से शहरी, कृषि या वन्य क्षेत्र या प्राकृतिक क्षेत्रों में सभी प्रकार के कीटों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इसमें आप सिंपल सा कह सकते हैं आईपीएम का कृषि रासायनिक प्रदूषण से पर्यावरण को बचाना एवं कृषि उत्पादकता में अधिकता लाने का इसका मुख्य लक्ष्य है। उसमें क्या क्या लक्ष्य है? पहला, पीड़कों को उनके प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा नष्ट करना, सबसे पहला। दूसरा, पीड़कनाशकों का सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, सफाई द्वारा पीड़कों से सुरक्षा उत्पन्न करें। और चौथा, अनेक प्रकार के पीड़कों का पोषक साधनों का समाप्त करना। इस तरह से हम आईपीएम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट धारण कर सकते हैं और कीट पीड़क से सुरक्षा लेकर के कृषि क्षेत्र में अच्छे उत्पादन की संभावना बनाया जा सकता है। आइए कुछ और भी छोटा सा टॉपिक बताऊं। फर्टिलाइजर्स, एक्चुअली इसलिए मैंने ये बताना कोशिश किया क्योंकि जैव उर्वरक का भी मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उससे पहले उर्वरक यानी रासायनिक खाद क्या है, खाद कहिए, उर्वरक कहिए, जो भी कर सकते हैं। तो उर्वरक एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो घुलित या सीधे ग्रहण किए जा सकने वाले रासायनिक यौगिकों के रूप में मौजूद होते हैं। इसका क्या हानि है? ये आपका पर्यावरण को प्रदूषित करने में सक्षम है। इसके साथ साथ भूमिगत जल, सतही जल को भी प्रदूषित करता है। इतना ही नहीं, ये मृदा की संरचना और कार्य में भी परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। यानी सभी तरह से हानिकारक ही होते हैं। भले ये मिट्टी जल्दी से अवशोषित करती है, क्षणिक पादप उत्पादकता को बढ़ाता है, लेकिन ऐसे खाद, ऐसे फर्टिलाइजर हमारे लिए हानिकारक होते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरा एक बता रहा हूँ, ग्रीन मैन्योर्स को हरी खाद कहते हैं। ये ऐसा उर्वरक होता है जिसमें पौधे को उगाते हैं, फिर पुनः उसी मिट्टी में, वहीं पर मिट्टी में उस पौधे को दबा देते हैं जो खाद के रूप में, और यह कार्बनिक खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग कार्बनिक खेती में किया जाता है। वर्ड आया ऑर्गेनिक फार्मिंग। कार्बनिक खेती क्या है? वैसा खेती जिसमें रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक पीड़कनाशक या अन्य रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल ना कर केवल कार्बनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, वैसी खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। खास करके इस प्रकार की खेती में देखा जाता है पशु जानवरों के मलमूत्र या अपशिष्ट, कृषि के अवशिष्ट इन इत्यादि को मिट्टी में डालकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाता है और हमारे फसल यानी कृषि की उत्पादकता बढ़ती है। इस तरह से मैंने आज इस टॉपिक में इतना सारा बताया। फिर अगले टॉपिक में मैं आपको जैव उर्वरक यानी कि जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव का क्या इस्तेमाल होता है, इसके बारे में अगले वीडियो में समझाऊंगा।